गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था यूनिट नंबर 1 का सेकंड चैप्टर, और सेकंड चैप्टर में भी हमने क्या किया था, हमारा टॉपिक था यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हमने राइट किए थे 3 यूज। फर्स्ट यूज हमने डिस्कस कर लिया था, तो आज हम पढ़ेंगे सेकंड यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो सेकंड यूज आपने क्या राइट किया था कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशन, कि अगर आपको कभी भी कोई फिजिकल रिलेशन या फॉर्मूला दिया जाता है तो आप उसकी करेक्टनेस को डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से कैसे चेक करोगे। सपोज जैसे कि कोई भी फिजिकल फॉर्मूले की आप बात कर सकते हो, लाइक फोर्स F इज इक्वल टू ME। तो आपको अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है और पूछा जाता है कि इस फॉर्मूले को आप चेक करो कि क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है, आपको पता तो होगा ये फॉर्मूला तो होता है, बट इसे आपको चेक करके भी दिखाना है। तो इसके क्या रहेंगे, चेक करने के स्टेप्स रहेंगे। वन बाय वन हम क्या करेंगे, इन स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले आप ये पढ़ लीजिए, फिर हम एक न्यूमेरिकल करके देखेंगे। ओके, तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, राइट दी डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज इन द गिवन रिलेशन। कि आपको कोई भी गिवन रिलेशन है, उसमें जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है, आप क्या करोगे, उनके डायमेंशनल फॉर्मूले राइट करोगे। ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी कि डायमेंशनल फॉर्मूले जितने भी आपने किए हैं, मैंने आपको 59 डायमेंशनल फॉर्मूले लिखवाए हैं, आप उन सबको अच्छे से लर्न करो। अगर आप वो लर्न करोगे तो आपका ये काम हो पाएगा। तो फर्स्ट स्टेप आप ध्यान रखिए, न्यूमेरिकल करेंगे। इसके बाद फर्स्ट स्टेप में आपका क्या रहेगा, जो आपको फॉर्मूला दिया जाएगा उसमें जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी उन सभी का आपको क्या लिखना होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे कि साथ साथ आप थोड़ा सा हिंट लेते चलिए। जैसे कि आपको मैंने क्या दे दिया, कोई भी फिजिकल रिलेशन या फॉर्मूला दिया है। यहाँ पर F का मतलब, F मीन्स क्या होता है, फोर्स। M का मीनिंग क्या रहता है, मास। A का मीनिंग क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मास का भी पता होना चाहिए और ए का भी। अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूले आएंगे तो आप इनके डायमेंशनल फॉर्मूले राइट करेंगे फर्स्ट स्टेप में। चलते हैं सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप में क्या रहेगा, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूले बिलो द गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। तो इस फॉर्मूले में कितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, 3। अब हमने क्या किया, इन तीनों के हमने नाम लिखे, डायमेंशनल फॉर्मूले लिखे। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके नीचे उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप राइट करेंगे। जैसे कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू MLT-2। तो ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है आप फोर्स के नीचे राइट करेंगे, बिल्कुल। मास के नीचे मास का डायमेंशनल फॉर्मूला और ए के नीचे ए का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये रहेगा हमारा सेकंड स्टेप। चलते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में क्या है, अब हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि जो हमारा एक फिजिकल रिलेशन होता है उसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उनकी दोनों साइड जो पावर है वो इक्वल होनी चाहिए, मस्ट बी इक्वल। जैसे कि यहाँ पर मास है, मास की डायमेंशन कितनी है, 1। तो यहाँ भी आप मास की डायमेंशन चेक करोगे और ये दोनों आपस में हम क्या ले लेंगे, इक्वल लेंगे। बात समझ आ रही है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि कोई भी जो फिजिकल रिलेशन होता है उसमें जो बोथ साइड हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उनकी डायमेंशंस क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा लास्ट स्टेप। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आप जैसे ही अप्लाई करोगे, जो डायमेंशंस होंगी फंडामेंटल क्वांटिटीज की, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, M मीन्स मास, L मीन्स लेंथ, T मीन्स टाइम। अगर इनकी जो डायमेंशन है वो बोथ साइड क्या है, सेम है। सपोज आपकी मास की डायमेंशन यहाँ 1 थी और यहाँ भी 1 है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो गिवन फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अदरवाइज आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, इनकरेक्ट रहेगा। बात समझ आ रही है। ये हमारे क्या थे, 4 स्टेप्स थे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर। आपने जो स्टेप्स लिखे उन्हीं को हम यहाँ अप्लाई करके एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल है आपका चेक दी करेक्टनेस ऑफ द गिवन फॉर्मूला। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला दिया गया और आपको ये फॉर्मूला भी पता होगा, इसे हम बोलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। टोटल इक्वेशंस ऑफ मोशन कितनी होती है, 3 होती हैं। तो हमने लिया सेकंड। आपको ये पता है देखने में कि ये चेक है, बाई चांस आपको ऐसा फॉर्मूला दे दिया हो कि आपने कभी देखा ना हो,
तो भी आप इस प्रोसीजर से उसे चेक कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है तो करेक्ट, बट हम इसे न्यूमेरिकली करके दिखाएंगे। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट स्टेप क्या लिखवाया था कि जो भी आपका गिवन फिजिकल रिलेशन है उसमें जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनके आप क्या राइट करोगे, डायमेंशनल फॉर्मूले। तो इसका हम करेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस टाइप से होगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारे पास कितनी फिजिकल क्वांटिटीज है गिवन रिलेशन में। नंबर 1 है एस, एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। नंबर 2 यू, यू रहता है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी। नंबर 3 टाइम, टाइम देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी, तो ठीक क्या होता है, टाइम। और नेक्स्ट हमारी बचती है ए मीन्स होता है एक्सेलरेशन, तो राइट कीजिए नंबर 1 एस, और एस क्या होता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। एस क्या रहेगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा, एल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक तरह की लेंथ है, तो लेंथ के लिए आप यहाँ क्या यूज करोगे, एल यूज करोगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम यू पर। यू क्या होता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा, एल टी माइनस 1। अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूले एट ए टाइम भूल जाते हो तो आप इन्हें फिजिकल फॉर्मूले से ड्राइव कर सकते हो। जैसे कि वेलोसिटी का फॉर्मूला तो वेरी सिंपल है, सभी को पता होता है। वेलोसिटी रहती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और डिस्प्लेसमेंट होती है लेंथ, बाय में क्या आएगा, टाइम, तो इसीलिए क्या बना, लेंथ टी रेज़ टू पावर -1। नेक्स्ट चलते हैं टी पर, तो टी हमारा क्या है यहाँ पर, टाइम, और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, जस्ट टी। लास्ट है हमारे पास ए मीन्स होता है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा, एल टी -2। तो देखिए डायमेंशनल फॉर्मूले कितने जरूरी हैं, इनके बिना हमारा पहला स्टेप भी क्या होगा, नहीं होगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या था आपका, अगर थोड़ा पीछे वाला रिमेंबर कीजिए कि जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी इस रिलेशन में, उन सभी का हम क्या राइट करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। चलते हैं सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप आपने लिखा था कि जो भी डायमेंशनल फॉर्मूले हैं जिस क्वांटिटी के, वो आप उस क्वांटिटी के क्या लिखोगे, बिलो लिखोगे, यानी उसके नीचे, जस्ट उसके नीचे। तो इस फॉर्मूले में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, एस, और एस हमारा क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास क्या आया, राइट कीजिए पहले था फॉर्मूला यूटी प्लस में हाफ एटी स्क्वायर। एस के नीचे एस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है बच्चों, एल, तो हम राइट करेंगे एल इज इक्वल टू, हाँ जी, यू का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, यू का डायमेंशनल फॉर्मूला है एल टी -1, इनटू में टी का डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा टी, फिर क्या है, प्लस का साइन है, 1/2। नेक्स्ट है हमारे पास ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एल टी -2, इनटू में अगेन हमारे पास क्या है, टी का स्क्वायर है, तो टी का स्क्वायर यानी टी की डायमेंशन क्या बन जाएगी, टी की डायमेंशन बन जाएगी टी स्क्वायर। अब देखिए हमारा क्या काम है, यहाँ तो ये बहुत सिंपल है, इसे हम सिंपल बना लेते हैं। राइट हैंड साइड को राइट डाउन, यहाँ पे तो आएगा हमारे पास लेंथ का लेंथ एज इट इज इक्वल टू, हाँ जी देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, टी और टी बेस सेम है, टी की यहाँ पावर कितनी है, -1, यहाँ टी की पावर कितनी है, 1, तो -1 + 1 कितना होगा, 0। देखिए टी की डायमेंशन कितनी है, -1, और यहाँ भी क्या है, टी की डायमेंशन 1, बेस सेम है, पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी, टी की पावर बन जाएगी -1 + 1, माइनस प्लस कैंसिल आउट हुआ, टी की डायमेंशन क्या आ चुकी है, 0। तो यहाँ हमारे पास क्या बचा बच्चों, इसे सॉल्व करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास बचा एल, फिर आता है प्लस, प्लस एज इट इज आएगा 1/2। देखिए जब भी आप बोथ साइड पर डायमेंशंस चेक करोगे फंडामेंटल क्वांटिटीज की, आप 1/2 को चेक नहीं करोगे, क्यों, बिकॉज 1/2 क्या है, 1/2 इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है। तो 1/2 को हम छोड़ देते हैं, स्किप कर सकते हो। यहाँ फिर से देखिए एल एज इट इज आएगा, टी रेज़ टू पावर -2, टी रेज़ टू पावर 2, अगेन क्या है, बेस सेम है, देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी बच्चों, यहाँ पर टी रेज़ टू पावर -2, टी रेज़ टू पावर 2, टी रेज़ टू पावर -2, टी रेज़ टू पावर 2,
जब भी बेस सेम होते हैं पावर्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पर अगेन क्या होगा, टी रेस टू पावर बन जाएगी -2 + 2, यानी कि टी की डायमेंशन क्या आ चुकी है, 0। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या बचता है, ओनली एल बचता है। अब हमारा ये था सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपने फिजिकल क्वांटिटीज राइट की, साथ में उनके क्या राइट किए, डायमेंशनल फॉर्मूले। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, ये हमारा क्या है बच्चों, सेकंड स्टेप है। इसमें हमने जिस फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला था वो हमने उसके नीचे लिखा। अब हमारा क्या काम है, थर्ड स्टेप, याद कीजिए पिछला जो आपने लिखा है अभी इससे पहले। अब हमारा थर्ड स्टेप होगा अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड आपकी जो फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन है वो क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर थर्ड स्टेप की बात करें और लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अकॉर्डिंग टू P.O.H, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो पावर्स क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। देखिए यहाँ पर कितनी फिजिकल क्वांटिटीज है, ओनली वन, कौन सी, लेंथ। या यूं बात करो कि फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटीज तो नहीं है, ये फंडामेंटल यूनिट है लेंथ। तो लेंथ की कितनी डायमेंशन है, 1। फिर आप इसका कंपैरिजन करोगे पहले इसके साथ, फिर आप करोगे, देखिए बीच में प्लस का साइन आ चुका है, फिर आप करोगे इसके साथ। यहाँ भी लेंथ की डायमेंशन 1 है, यहाँ भी लेंथ की डायमेंशन 1 है। इट मींस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग आपका जो गिवन रिलेशन है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। इट मींस ये फॉर्मूला क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। एक बार दोबारा से देख लीजिए आपको कैसे चलना है, 1 by 1। आपको क्वेश्चन मिलेगा कि फॉर्मूला दिया जाएगा और पूछेगा कि चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन। तो हमारा काम रहेगा 1 by 1, ज्यादा स्टेप नहीं है, 3 या 4 स्टेप का आपका काम है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या राइट करेंगे, फॉर्मूले को आप ध्यान से देखोगे, फॉर्मूले में आपको जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज दिखाई देंगी उन सभी के आप क्या राइट करोगे, डायमेंशनल फॉर्मूले। ये क्या रहेगा हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप की बात करते हैं, सेकंड में हम क्या करेंगे, जो भी डायमेंशनल फॉर्मूले आपने लिखे हैं वो जिन फिजिकल क्वांटिटीज के हैं उनके नीचे आप उनके डायमेंशनल फॉर्मूले लिखोगे, उनको सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आप क्या अप्लाई करोगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर आपके फिजिकल फंडामेंटल यूनिट्स के डायमेंशन बोथ साइड सेम है तो आपका जो गिवन फिजिकल रिलेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहाँ पर पावर्स डायमेंशंस इक्वल नहीं आती तो आपका फॉर्मूला इनकरेक्ट है। तो ये था हमारा बच्चों सेकंड यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हमने 2 यूज पढ़ लिए, न्यूमेरिकल भी आपने देखा। थर्ड यूज की बात करें तो आपने क्या राइट किया था, टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। इट मीन्स आपको बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी हैं, आपको क्या करना होगा, उनके बीच में एक फॉर्मूला बनाना होगा या रिलेशनशिप उनके बीच में निकालना होगा। ठीक है, अब इस यूज को, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहेगा, देख लीजिए। अब हमें क्वेश्चन से ही समझेंगे इस यूज को, थर्ड यूज को। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m। पार्टिकल का मास कितना है, m है, जो कि मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि एक्सप्रेशन किसके लिए निकालनी है। स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे बट आप देखते जाओ करने का तरीका किस टाइप से रहेगा। आपको समझनी है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में क्या है, एक्सप्रेशन निकालिए 4। अब 4 जिसके साथ होगा आपको उसके लिए क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालना है फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि अगर आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो हमारे पास क्या है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है फोर्स को हम किससे राइट करते हैं, डिनोट करते हैं F से। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमारी किस पे डिपेंड कर रही है, एक्टिंग का मतलब है डिपेंड करेगी किन किन फैक्टर्स पे। तो नंबर 1 आप लिखेंगे डिपेंड्स अपॉन, नंबर 1 हाँ जी किस पे डिपेंड कर रही है, देखिए एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है, m है। तो नंबर 1 m, और m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल। m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल। तो जो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स है जिसके लिए आप एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करोगे वो डिपेंड करेगी नंबर 1 मास पे। नंबर 2 देखिए जो कि मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी v। तो टिक कर लीजिए या अंडरलाइन कर लो ताकि आपको पता लगता रहे कि एक्सप्रेशन निकालनी थी हमें इसके लिए। नंबर 2 डिपेंड किस पे किया, 1 इस पे, और सेकेंडली वेलोसिटी पे, और थर्ड किस पे करेगा, r पे।
तो फर्स्ट हमने लिख लिया मास, नंबर 2 v, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और थर्ड किस पे डिपेंड करेगा, r पे, r क्या है हमारी, रेडियस ऑफ सर्कल। एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से देखिए, फिजिक्स में क्या करना होता है, हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से डीप में समझना होता है, आपका काम अपने आप हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि कोई सर्कल है, सर्कल में ये पार्टिकल यहाँ पर है, रेडियस r है, मास m है, और v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी, उसका फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है, या यूं बोल सकते हो कि फोर्स में और उन तीनों में आपको क्या निकालना है, एक रिलेशन निकालना है। तो उसके बाद देखिए आपने ये तो कर लिया कि जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इन तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। अब हम क्या लिखेंगे कि जो F है, कैपिटल F डिपेंड। अब आप कहोगे ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नहीं, इसका एक बार मतलब समझो आप, हम क्या लेंगे, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, मास पे, वेलोसिटी पे, और नंबर 3 r पे। इनकी हम क्या ले लेंगे, डायमेंशन a, v की डायमेंशन r, और c की डायमेंशन, r की डायमेंशन c। अब इसका मतलब ध्यान से समझो, इस लाइन का तो मीनिंग ये होता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके, जी नहीं, यहाँ पर हमारे पास अभी तक पावर्स हमें नहीं पता, आपको पावर्स निकालनी पड़ेंगी। हो सकता है कि ए जो है वो माइनस में आए, प्लस में आए, अगर माइनस में आएगा तो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप बोलोगे, क्योंकि माइनस वाला कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। अब आपने ये रिलेशन तो बना लिया, अब जिस बच्चे ने, ये जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये फॉर्मूला, ये रिलेशन बना लेते हैं, तो आगे का काम थोड़ा इजी हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, हमें ए बी सी की क्या निकालनी है, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, और किस तरीके से करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का पहले डायमेंशनल फॉर्मूला राइट करेंगे, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जो ठीक है, तो यहाँ पर F क्या है, फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा, m l t माइनस 2। हाँ जी बच्चों, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला तो एग्जाम्स में भी आता है 1 मार्क में, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। जो फोर्स है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m l t की डायमेंशन -2। हाँ जी, फिर आगे, अब ये साइन हटेगा तो हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर k, और k जो होगा वो क्या होगा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो उसे हम नहीं लेंगे। मास m, यहाँ मास है, तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल M, डायमेंशन रहेगी a, यहाँ पर है v, v होती है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा, lt-1, डायमेंशन क्या है b, r क्या है, डिस्टेंस, वैसे तो रेडियस है, रेडियस भी तो एक क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की बच्चों डायमेंशन हम ले लेंगे यहाँ पर l, और l की क्या बन जाएगी डायमेंशन c। देखिए यहाँ पर तो ये बहुत सिंपल है, मास हमें कहीं और नजर नहीं आ रहा, l भी नहीं है, t भी नहीं है, तो इसे तो हम लिखेंगे एज इट इज, इसे आप क्या राइट करेंगे, एज इट इज mlt-2। राइट हैंड साइड में देखिए इसे थोड़ा सिंपल बनाना है, यहाँ मास, यहाँ पर मास है लेकिन यहाँ मास नहीं है, और ये तीनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो मास की डायमेंशन क्या है, a है। आप यहाँ पर लेंथ पेन को कलेक्ट करेंगे, यहाँ क्या है l, l की डायमेंशन क्या है b, और यहाँ l की डायमेंशन क्या है c, तो जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होंगी, तो l की डायमेंशन बन जाएगी b प्लस में c। फिर हम देखते हैं t को, t की डायमेंशन -1 और -1 की भी डायमेंशन b, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, t की डायमेंशन -b, और यहाँ कहीं भी t नहीं है। तो देखिए हमने क्या किया, इसे सिंपल कर लिया राइट हैंड साइड को। अब क्या है, अब आपका रहेगा नेक्स्ट स्टेप, आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई कीजिए, तो राइट करेंगे फ्रॉम P डॉट O डॉट H इट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो आपने ये, मैंने पिछले अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि कोई भी जो आपका फिजिकल इक्वेशन है, ये क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन, इस इक्वेशन में जो आपके फंडामेंटल क्या है, यूनिट्स हैं, उनकी जो डायमेंशंस है वो क्या रहेंगी, बोथ साइड सेम रहेंगी। देखो यहाँ मास की डायमेंशन क्या है 1, यहाँ पर क्या है a, इट मींस a की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 1। देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि जो आपके पास ये डायमेंशनल इक्वेशन होती है, इसमें जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, इनकी जो पावर है वो बोथ साइड क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। तो यहाँ मास की डायमेंशन 1 है, यहाँ मास की a है, तो क्या करेंगे, दोनों इक्वल हैं। कैसे इक्वल हुए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। बात करते हैं लेंथ की, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ 1, और यहाँ कितनी है b प्लस c,
तो इन दोनों को इक्वेट किया, इक्वेट करने से आता है b प्लस सी इज इक्वल टू 1। इसी टाइप से आप टी की कीजिए। टी की यहाँ पर डायमेंशन कितनी है -2 और यहाँ पर क्या है -3। ठीक है, तो दोनों को इक्वेट करने से हमारे पास 3 रिलेशन आ गए। क्या आप इन तीनों रिलेशन से एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। ए की वैल्यू तो ऑलरेडी आपके पास आ चुकी है, a इज इक्वल टू 1। बी की अगर फाइंड आउट करोगे तो बोथ साइड माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, b इज इक्वल टू क्या आ गया 2। अब हमारे पास फाइंड आउट रह गया करना c, तो यहां से आप c को कर लीजिए। b की वैल्यू हमें पता है 2, प्लस में क्या है c इज इक्वल टू में क्या है 1, तो c निकालना है तो 1 माइनस 2 को उधर भेजेंगे तो साइन चेंज होगा। 1 माइनस 2 कितना होगा -1। इट मीन c की डायमेंशन क्या आ चुकी है -1। अब आपका क्या काम है, आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ पर हम क्या करेंगे, a b c की वैल्यू पुट करेंगे। तो कीजिए, आप राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। हाँ जी, कौन सी थी फ्रॉम इक्वेशन 1? यही थी आपकी। तो जी यहाँ पर क्या था, फोर्स था, साइन हटेगा, की आया, के कांस्टेंट होता है, छोड़ सकते हो। m की क्या है डायमेंशन a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर मास की वैल्यू क्या आएगी 1। v की डायमेंशन कितनी है बच्चों b, और b की वैल्यू कितनी आ रही है 2। उसके बाद क्या है r की डायमेंशन कितनी है c, और c की वैल्यू क्या आ रही है -1, तो यहाँ बन जाएगा c की वैल्यू -1। तो इसे भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए f इज इक्वल टू m v स्क्वायर, r की डायमेंशन -1 है तो क्या होगा, कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला। वैसे अगर आपको डायरेक्ट याद हो, आप 10th क्लास में पढ़ के भी आए होंगे कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है उसका फॉर्मूला रहता है mv स्क्वायर अपॉन में r। तो बच्चों ये आपके क्या थे, 3 यूज थे डायमेंशनल एनालिसिस के। ये इतने इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में तो आते ही है, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, तो इसे आप अच्छे से देख लेना। ठीक है बच्चों, टॉपिक देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या मीनिंग होता है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स टेल अस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ मेजर्ड वैल्यू वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ। इट मीन्स देखिए जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, कोई मेजरमेंट करते हो, तो वहां पर आपके पास क्या आते हैं, नंबर्स आते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स उन नंबर्स को, उन डिजिट्स को शो करता है किसी भी नंबर में जहां तक आपको ये लगता है कि आप क्या हो, बिल्कुल श्योर हो, और उससे आगे जैसे ही वैल्यू जाएगी वहां पर हम क्या है, अनसर्टेन है। अनसर्टेन मीन्स हमें कुछ आगे नहीं पता। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का देखिए, अगर जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, मोर दी सिग्निफिकेंट फिगर्स मोर एक्यूरेट मेजरमेंट, उतनी ही एक्यूरेट आपकी क्या आएगी, मेजरमेंट आएगी। ओके, तो देखिए अब कुछ क्वेश्चंस बच्चों के होते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा किसी भी नंबर में कि ये सिग्निफिकेंट क्या है, फिगर है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। अब देखिए ये रूल्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये देखिए हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये रूल्स आपको अच्छे से आने चाहिए। तो फर्स्ट रूल की बात करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। देखिए मैथमेटिक्स में आप क्या पढ़ते हो, डिजिट पढ़ते हो, तो टोटल डिजिट्स कितने होते हैं हमारे पास, 9। 9 कैसे होते हैं बच्चों, 0 से लेकर 9 तक जो सिंगल सिंगल है बिल्कुल, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिजिट्स। तो 0 to 9 कितने डिजिट्स हुए, 10 हुए। 9 से आगे नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 10, और 10 क्या है बच्चों, एक नंबर है। नंबर क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिजिट्स। तो जो 10 है इसमें कितने डिजिट्स का यूज हुआ, 2 डिजिट्स। नंबर 1 है और सेकंड जो है वो 0 है। इट मींस टोटल जो हमारे पास डिजिट्स रहेंगे वो कितने होंगे, 10 होंगे। और नंबर की बात करें तो नंबर क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिजिट्स। ओके, तो ऑल नॉन जीरो का मीनिंग क्या है, जो जीरो नहीं है, जैसे कि 9 क्या जीरो है, नहीं है। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी आपके नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे हम बात करें तो यहां पर मैंने राइट कर दिए नंबर, और आपको इन नंबर्स में ये बताना है कि टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं। ठीक है, देखिए 17 क्या है, 17 क्या है, एक नंबर। इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 और ये
1 और 7 2। देखिए क्या यहाँ पर जीरो आई? नहीं, मैंने लिखा है नॉन जीरो डिजिट्स, तो 17 क्या है? नॉन जीरो है। नेक्स्ट देखिए 178, तो 178 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? कितने हैं? 3 हो गए यहाँ पे, बिकॉज 178 तीनों के तीनों क्या है? नॉन जीरो हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए 1782, इसमें कितने नॉन जीरो डिजिट हुए? 4 हुए। ठीक है, तो नेक्स्ट ये था आपका फर्स्ट रूल, ध्यान रखना है आपको न्यूमेरिकल करते टाइम, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नंबर 2 पे चलते हैं, सेकेंड रूल फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर, ऑल जीरोज अकरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या मीनिंग है इस लाइन का? कि आपके पास जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो आती हैं, अब जैसे एग्जांपल की बात करें साथ साथ, जैसे कि 401 है, 401 में नॉन जीरो है 4 and 1 और बीच में क्या आ रही है? जीरो। तो 401 में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 3। इट मींस अगर जीरो 2 नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आती है तो आप उसे क्या बोलोगे? सिग्निफिकेंट फिगर। या यूं कह सकते हो कि जीरो को आप कब बोलोगे कि वो सिग्निफिकेंट फिगर है? अगर जीरो 2 नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आ जाए। तो ये था हमारा सेकंड। इसमें और एग्जांपल देखिए, लाइक 4012। अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगे? 4 बन जाएंगे, क्योंकि अगर जीरो बीच में आती है नॉन जीरो के तो आपको उसे कैलकुलेट करना है। 4005 में कितने हो जाएंगे बच्चों? 5। चलिए तो नेक्स्ट रूल पर आते हैं, रूल नंबर थर्ड रूल नंबर क्या है? कि जो इनिशियल जीरोस होती हैं, इनिशियल का मतलब है जो स्टार्टिंग में आती हैं, या फिर उसे हम बोलते हैं लीडिंग, जो लीड कर रहे हैं नंबर को, तो लीडिंग जीरो जो होती है वो कभी भी आर नेवर सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए S.F मैंने शॉर्ट में लिख दिया, शॉर्ट में SF लिख दिया, इसका मीनिंग वही है सिग्निफिकेंट फिगर। तो कभी भी इनिशियल जीरो आ जाती है या लीडिंग जीरो, तो उन्हें आप कभी भी नहीं बोलोगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए चलो एग्जाम्पल देखते हैं, और ये हमारा लास्ट नहीं, रूल अभी आगे भी हैं। तो यहां पर देखिए लाइक 0.001, तो जीरो जो है वो लीडिंग है, तो इसलिए इसे हम काउंट नहीं करेंगे। तो यहां पर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं कैलकुलेट करें तो 1 आएगा। लाइक अदर एग्जांपल देखें 0.021, यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? टोटल 2 and 1, इन जीरोस को काउंट नहीं करना। इसी टाइप से नेक्स्ट है 0.312, यहां भी कितनी हो जाएंगी? 3। इनिशियल जीरो को, रीडिंग जीरो को बच्चे हम कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं मानते। चलिए तो अब नेक्स्ट फोर्थ रूल देखते हैं। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट फोर्थ रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो फोर्थ रूल क्या है? कि जो हमारे पास एंडिंग जीरोस होती हैं बच्चों, एंडिंग जीरोस का मतलब है जो नंबर के लास्ट में आए, या फिर हम बोल सकते हैं ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। उन्हें हम सिग्निफिकेंट बोलेंगे कब? इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल, अगर वो अपीयर होती हैं डेसिमल के बाद। देखिए एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। 2.00, देखिए जीरो यहां पर एंड में आ रही हैं, ट्रेलिंग जीरोस हैं, तो यहां पर कितनी हो जाएंगी? इन्हें हम काउंट करेंगे, तो टोटल सिग्निफिकेंट बन जाएगा यहां पर 3। नेक्स्ट नंबर देखिए 3.120, 3.120 में कितनी बन जाएंगे बच्चों? अब यहां जीरो आ रही है लास्ट में, एंड में, तो उसे भी हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं टोटल 4। नेक्स्ट रूल पे आते हैं, रूल नंबर 5 देखिए। नेक्स्ट जो ऑर्डर होता है मैग्नीट्यूड का इज नेवर सिग्निफिकेंट। इट मींस ऑर्डर को हम कभी भी नहीं बोल सकते कि वो सिग्निफिकेंट है। लाइक देखिए यहां पर एग्जांपल 2.1 इंटू 10⁻³ कैन यू टेल मी यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? आप इसे काउंट नहीं करोगे। ऊपर लिखा है मैंने, ऑर्डर जो होता है उसे हम कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं बोलते, तो इसे आप काउंट करोगे 2.1। इट मींस यहां कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, यहां पर फिर से ऑर्डर आ गया, ऑर्डर को आप नहीं काउंट करोगे। 1 2 3 4, यहां इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4 हैं। हाँ जी, 4 कैसे? देखिए 2 और 1 के बीच में आ रहा है 0। ये रूल आपने किया था, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो आए तो उसे हम सिग्निफिकेंट बोलेंगे। और जो ये लास्ट की जीरो है ये क्या है? ये एंडिंग जीरो है। तो इन सभी को आप काउंट करोगे तो टोटल बन जाएगा आंसर 4। अब देखिए यहां पर जैसे कि हमने राइट किया 200, और 200 को आप 2 × 10⁻² में भी राइट कर सकते हो। इट मींस जब भी आप ऑर्डर चेंज करोगे
मैग्नीट्यूड को 10 की पावर में लिखोगे, आपका आंसर कभी भी चेंज नहीं होता। जितने आपके सिग्निफिकेंट फिगर यहां पर है उतना ही आंसर आपका यहां भी बनेगा। तो देखिए 200 में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं बच्चों, यहां पर 20 है जो कि नंबर के क्या है लास्ट में है, तो क्या हम इसे काउंट करेंगे, नहीं करेंगे। ऊपर रूल देखिए, एंडिंग 0 को हम कब काउंट करते हैं, अगर वो क्या हो डेसिमल के बाद आए। तो क्या यहां कोई डेसिमल है, नहीं है, इसीलिए यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, ओनली 1। अब आप यहां पर चेक कीजिए राइट हैंड साइड, इस नंबर को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 10 की पावर में 2 × 10⁻²। तो यहां पर ये आपको काउंट नहीं करना। रूल नंबर 5 कहता है कि ऑर्डर को हम काउंट नहीं करेंगे, तो यहां भी आपका आंसर क्या बन जाएगा 1, क्योंकि हम ओनली 2 को काउंट करेंगे। और एक और बात बच्चों, आप इसे 2.0 नहीं लिख सकते, क्योंकि 2.0 लिखोगे तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, 2.0 में सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाएंगे 2 कैसे बने, अब जो डेसिमल है उसके बाद वाली 0 क्या होती है, काउंट होती है, इसीलिए आप यहां पर ओनली 2 राइट करोगे, 2.0 हमें राइट नहीं करना। उसके बाद देखिए रूल नंबर 6 जो कि लास्ट है, प्योर नंबर्स और कॉन्स्टेंट्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। इट मीन्स जो प्योर नंबर होते हैं या आप बोलो कांस्टेंट नंबर्स, उनके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे, इनफाइनाइट। लाइक एग्जांपल लेते हैं, आप मान ले लेते हैं एक स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या रहते हैं, इक्वल, तो इसकी एक साइड हम ले लेते हैं ए। तो इस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ बाउंड्री। तो पेरीमीटर में हम ए को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 × में ए। 4 यहां पर क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, एक प्योर नंबर है, ये क्या है, कांस्टेंट। तो आप यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ए की वैल्यू हमें बच्चों नहीं पता। अब स्क्वायर की साइड चेंज होती जाएगी, उसी टाइप से 4 के साथ क्या है, वैल्यू बदलती जाएगी। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि प्योर नंबर्स या कांस्टेंट्स जो होते हैं उनके पास इनफाइनाइट क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो ये हमारे क्या थे, 6 रूल थे सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने के। ध्यान रखें ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा कि जो राउंडिंग ऑफ कैसे की जाती है, सिग्निफिकेंट फिगर्स की राउंडिंग ऑफ कैसे की जाती है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एरर, वो हम करेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक आप इतना पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए और इन्हें रिवाइज कीजिए।